नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब हमारे खेल संबंधी है। कल देर रात हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली जो कि ये थी कि भी फीफा ने जो AIFF पे बैन लगाया था उसे अब हटा लिया है। ठीक है, फीफा लिफ्टेड बैन फ्रॉम AIFF। ठीक है, अब ये क्या AIFF क्या है, अगर कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में तब भी कोई बात नहीं है, हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या पूरा माजरा था। देखिए, ये जो न्यूज़ थी ये 16 अगस्त को आई थी। जिनको जानकारी होगी उनको पता होगा, जो फुटबॉल थोड़ा सा प्रेमी है उनको तो ज़रूर ही पता होगा। हुआ ऐसा था कि हमें एक तरीके से फुटबॉल से निष्कासित कर दिया गया कि अब हमारा कोई भी प्लेयर, चाहे हमारी कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल नहीं खेल सकती। ठीक है, एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कि हमारे खेलों को लगा था। क्यों लगा, आखिर कहाँ हमारा फेलियर था जिसकी वजह से ये सस्पेंशन लगा। लेकिन समय रहते सरकार की जो एक कह लें कि प्रोएक्टिव कार्रवाई के तहत ये जो है मामला सुलझ गया और कल आखिरकार ये दिन आया जब रात को तकरीबन 10 के करीब में जो है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि ट्वीट के माध्यम से बताया कि फीफा ने जो है बैन हटा लिया है और जो अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होने हैं वो अब शेड्यूल होंगे उसी डेट में जिसमें वो पूर्व निर्धारित थे। ठीक है, इस बार ये भी एक न्यूज़ है आपको जानकारी में रखनी चाहिए कि जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल का हमारे यहाँ ही हो रहा है 11 से 30 अक्टूबर तक। ठीक है, इसी साल अक्टूबर माह में 11 से 30 अक्टूबर तक हो रहा है गोवा और मुंबई में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर उस दिन न्यूज़ क्या आई थी। हम चलते हैं 15 तारीख पर। ठीक है, हमने गणतंत्र दिवस मनाया, वहाँ एक लेटर ड्राफ्ट हो रहा था FIFA में, फीफा में। ठीक है, तो वहाँ की जो महासचिव है फातिमा समोरा, ठीक है, फातिमा समोरा, उन्होंने एक लिखित पत्र भेजा किसके पास में, AIFF के पास में भेजा और उसमें वो था सस्पेंशन लेटर था। देखिए, सस्पेंशन अलग होता है, बैन अलग होता है। ठीक है, एक प्रतिबंध का लेटर भेजा कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसा लेटर भेजा। उसमें उन्होंने जो लिखा था वो ये लिखा था कि भाई तीसरे पक्ष के गैर जरूरी हस्तक्षेप, ये उन्होंने कारण दिया था, इस वजह से हम प्रतिबंध लगा रहे हैं आपके ऊपर। उन्होंने, हालांकि ये हिंदी में नहीं लिखा था, ये मैंने आपको हिंदी में लिखा है, उन्होंने लिखा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो था बढ़ रहा था किसमें, AIFF में, जिसकी वजह से हमने आपके ऊपर बैन लगा दिया है। चलिए ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी मतलब कि फीफा हो गया भाई, इंटरनेशनल लेवल फीफा हो गई, और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर AIFF हो गया। ठीक है, अब बात कर लें ये अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी की, तो इससे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखिए इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ता अगर ये, और कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना भी पड़ा है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो खबर आई, एक तो हमारी छवि धूमिल हुई, देश में हमारी बदनामी हुई, दूसरा ये कि इसका भी खामियाजा हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा क्योंकि जो गोकुलम केरला की हमारी टीम है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, अपना हर किसी में व्यस्त देते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम में आपने देखा होगा कि खिलाड़ी इतनी मेहनत कर करके एक मेडल हमारे लिए जुटाते हैं, देश के लिए जुटाते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फेलियर की वजह से वो अपना प्रदर्शन वहाँ नहीं कर पाए। तो जो गोकुलम केरला टीम है ये गई हुई थी उज्बेकिस्तान में। कहाँ गई थी, उज्बेकिस्तान में गई थी, जहाँ पर क्वारसी में, यहाँ पर क्वारसी में इनका मैच खेला जाना था। ठीक है, किसमें, AFC महिला क्लब चैंपियनशिप का इनका एक मैच खेला जाना था। ये क्या हुआ, बिना खेले ही लौट आए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 16 अगस्त को हमारा क्या हुआ था, बैन लग गया था, और उसी के दूसरे मतलब उसी के तीसरे दिन या चौथे दिन आई थिंक हमारा मैच था। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई हमें जो है अगर बैन कर दिया गया था तो वहाँ से हमारी टीम क्या बिना खेले लौट आई। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस और क्या हो सकते थे, उसके क्या परिणाम, दूरगामी परिणाम और हो सकते थे अगर बैन अभी लिफ्ट नहीं होता तब। ठीक है, सितंबर में वियतनाम और सिंगापुर में मैच खेला जाने वाला था, एक फ्रेंडली मैच था जो कहाँ,
वियतनाम और सिंगापुर में खेला जाने वाला था सितंबर में, ये भी एक तरीके से अनिश्चित था, ये भी नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा था कि मोहन बागान AFC कप इंटर जोनल सेमीफाइनल पर भी संशय बना हुआ था, ये भी मैच नहीं खेल पाते क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देख लिया कि गोकुलम केरला वापस आ गई, ऐसी टीम जो गई थी वहाँ पर, वहाँ प्रेजेंट थी, ठीक है, तब भी उसको खेला नहीं जाने दिया गया। ठीक है, तो देखिए कितने स्ट्रिक्ट रूल हैं, जो बात करूं कि वहाँ पर टीम गई और वापस लौट के आ गई। तो ये संशय की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमें हरगिज़ नहीं खेला जाने दिया जाता वहाँ पर। बात कर लें AFC अंडर 20 पर भी खतरा था। विश्व स्तरीय किसी भी आयु वर्ग का मतलब होता है, जैसे अंडर 17 का मतलब हो गया कि जो 17 साल के हैं, अंडर 20 मतलब जो 20 साल के हैं, 20 साल के अंदर मतलब अंदर, तो 20 साल के आयु वर्ग तक जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो खेलती हैं। तो हमें कहा गया कि भाई किसी भी आयु वर्ग में, आप किसी भी आयु वर्ग में नहीं खेल सकते हैं, या भारतीय क्लब, कोई भी भारतीय क्लब भी नहीं खेल पाएगा। कोई भारतीय क्लब अगर यहाँ पर है और इंटरनेशनल खेलना चाहता है तो वो भी नहीं खेल पाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे पुरुष का मैच हो चाहे महिला को, क्योंकि यहाँ पर जो ये AFC महिला क्लब जो खेलने गई थी वो हमारी महिला टीम ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विश्व स्तरीय किसी भी आयु वर्ग, किसी भी भारतीय क्लब को क्या नहीं खेल पाएगा। कोई भी खिलाड़ी हमारा इंडिविजुअल तरीके से अगर चाहे कि हम जाकर के इंटरनेशनल कोई गेम खेल लें, वो नहीं खेल सकता। ठीक है, क्योंकि हम पूरी तरीके से विश्व स्तरीय मैचों से क्या हो गए थे, कट ऑफ हो गए थे। अब बात कर लें किसकी, कि भाई ये हो गया था हमारा कि हम इसको, इतना तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे थे, जिसमें से एक तो हमें ये भुगतना ही पड़ गया कि हमारी टीम गई और वहाँ से वापस लौट आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फीफा को क्या चाहिए था, आखिर फीफा ने क्यों हमें बैन किया था। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्वेश्चन बनने का, देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं बता रहा हूँ आपके एक तरीके से जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज इन द सेंस कि आप करंट से अपडेट रहें। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नॉर्मल लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, अगर कोई आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप किसी अपर लेवल की तैयारी में जाते हैं, किसी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, ठीक है, वहाँ ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीफा ने जो बैन लगाया था उसके आप समीक्षा कीजिए, या उससे आप क्या समझते हैं कि उसमें किसकी गलती थी, फीफा की गलती थी, हमारी गलती थी, कहाँ फेलियर था। ये क्वेश्चन बनता है और 100% बनता है, क्योंकि ये खेलों से जुड़ा हुआ है और हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है कि भाई किसी ने हमें बैन कर दिया और हमारे खिलाड़ियों को वापस तक भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी आयोग की या किसी UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा मुझे सहूलियत हो। आखिर फीफा ने हमें हमें सस्पेंड क्यों किया। ठीक है, फीफा को क्या ऐसा चाहिए था कि जो भाई उनको नहीं मिला और हमें सस्पेंड कर दिया उन्होंने। फीफा, आप लोग जानते होंगे फीफा ने किसको सस्पेंड कर दिया भाई, AIFF को सस्पेंड कर दिया। AIFF, दो नाम आ गए। तीसरा आता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी थी कौन, ये भी हमें जानना जरूरी है कि थर्ड पार्टी आखिर है कौन। तो थर्ड पार्टी है COA। कौन है, COA, मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, ये COA जो है ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है। कमेटी होती है, एक संगठन होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उसमें क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कमेटी में, 2-3 लोग, मिनिमम 3 या 4 लोग जो भी हो जाएं, कमेटी एक गठित करती है। ये थी किसके बिहाफ पे, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे थी। किसके बिहाफ पे थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गठित की थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। अब ये यहाँ क्या कर रही थी भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है जो लोग नहीं जानते होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से आता है ये बताऊंगा मैं आपको, पहले ये ध्यान रख लीजिए कि भाई COA क्या था, इसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। AIFF तो आपकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है किसका, AIFF क्या करता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या करता है कि आपके पूरे जो नेशनल लेवल पर, एक तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर जो खिलाड़ी अपना रिप्रेजेंट करवाता है इंटरनेशनल गेमों में जा कर के, ठीक है, उसका काम होता है, गवर्निंग बॉडी है कौन, AIFF है, जो फुटबॉल को मैनेज करती है। बात कर लें फीफा की, तो फीफा इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, ये सेम भी वही काम फीफा का भी है। फीफा क्या कराती है कि भाई देशों के बीच में मैच उसको ऑर्गेनाइज करवाने का जो कार्य है वो किसका है, फीफा का है।
तो फीफा क्या होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, ध्यान रखिएगा, ये हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन कौन सा, फुटबॉल एसोसिएशन का, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन का, यानी फुटबॉल एसोसिएशन का, यानी कि फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, एक तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। और ये क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय, यह क्या, भारतीय महासंघ है। किसका है, फुटबॉल का, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, फुटबॉल, ये क्या है, भारतीय महासंघ है। सेम किसका, फुटबॉल का। तो भाई इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय वाले ने AIFF को बैन कर दिया। अगर इसका एग्जाम्पल जानना हो तो आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं होता कि फुटबॉल भाई हम ही करवा रहे हैं सारी जगहों पर, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कॉलेज लेवल पर आए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई एक कॉलेज लेवल पे होते हैं मैच, कि भाई इस कॉलेज से, फिर जब कॉलेज में अच्छे निकल जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं तो कहाँ हो जाते हैं भाई, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप मैच खेलते हैं ना, फिर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर क्या स्टेट लेवल मैच खेलते हैं, स्टेट से निकल करके आप क्या होता है नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पर सारे स्टेट इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई इसी तरीके से ये बॉडी बनी हुई है कि जब भी आप नेशनल की बात आती है तो उसके लिए गवर्निंग बॉडी कौन है, AIFF है। कौन है, AIFF है। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो कौन है, फीफा है। जैसे ICC और BCCI क्या करती है, वो इंडियन क्रिकेट टीम का क्या करती है, संचालन करती है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन सी टीम हमारी कहाँ जाएगी खेलने, कौन सी टीम कहाँ खेलने जाएगी, वो सारा संचालन कौन, BCCI करती है। लेकिन वो क्या करती है, वो केवल इंडियन टीम का ही कर सकती है ना, ऐसा तो नहीं BCCI जाके ऑस्ट्रेलिया को बोलेगी नहीं तुम यहाँ जाके खेलो, ऐसा नहीं कर सकती ना। लेकिन ICC क्या करता है, ICC ये करता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है वो क्या करता है, पूरे इंटरनेशनल, वो इंडिया को बोल सकता है भी, ऑस्ट्रेलिया को बोल सकता है कि भी आपका मैच है, ठीक है, वो गवर्निंग बॉडी वो है। उसी तरीके से उसी तर्ज पर आप समझिए कि फीफा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है और ये राष्ट्रीय है। इन साहब ने इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। फीफा की अगर बात कर ली जाए, मोटा मोटा इनके बारे में जानकारी आपको इकट्ठी करनी हो तो 1904 में इसको क्या हुआ, स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी स्थापना इसकी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा, जूरिच, इसका जूरिच करके है, जूरिच करके एक जगह है, ठीक है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने क्या, कभी कभी पूछ लेता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो फीफा का मुख्यालय है वो कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना की थी। बात कर लें AIFF की, ठीक है, तो AIFF की बात करें तो AIFF आपका आया था 1935 में। कब आया था, 1935 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो द्वारका में, कहाँ पर है, द्वारका में। द्वारका आप लोग जानते होंगे दिल्ली में है, ठीक है। अब बात कर लें कि भाई हमने ये बना लिया, लेकिन ये महासंघ कब FIF से जुड़ा था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, SSC CGL के लेवल में पूछ लिया जाता है। तो ये महासंघ जो था 1948 में, ठीक है, 1948 में हमने क्या किया था, फीफा एफिलिएशन लिया था। क्या लिया था, फीफा एफिलिएशन लिया था, ठीक है। फीफा का क्या था, एफिलिएशन था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एफिलिएशन मतलब एक होता है कि उससे जुड़ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उससे एक प्रमाणित होना कि भाई हम फीफा क्या है, बहुत सारी कंट्रियां मिलकर हैं, तो उसमें हम भी जुड़े थे, एक तरीके से आप मोटा मोटा इतना समझिए। ये जानकारी जहाँ डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ के लिए है। चलिए, तो फीफा के बारे में पता हो गया, AIFF के बारे में पता हो गया, COA के बारे में पता हो गया। एक और भी आता है, कभी कभी आपने देखा होगा, अभी मैंने लिखा था AFC क्लब, तो ये एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये भी आता है कहीं कहीं पर, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई इन साहब ने इनको जो बैन किया और इनका हस्तक्षेप, COA का हस्तक्षेप। अब आप कहेंगे भाई इसको कौन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने इनसे कुछ मांगे रखी थी, AIFF से क्या मांगे रखी थी उस पर चर्चा करते हैं, चलिए, ठीक है। तो बात करें इनको क्या चाहिए था, फीफा को क्या चाहिए था,
ठीक है। तो फीफा ने पहली मांग रखी थी कि भाई COA को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। ठीक है, इसको एबोलिश किया जाए। ये जो COA है ये संस्था नहीं चलाएगी, आपके जो FIF को COA नहीं चलाएगी। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि इनका जो AIFF का कॉन्स्टिट्यूशन बने, AIFF का नया संविधान बने। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या हो, चुनाव हो, चुनाव कराए जाए। किसका चुनाव कराया जाए, अध्यक्ष का। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष हैं AIFF के, जो प्रेसिडेंट लेवल का जो चुनाव है वो करवाया जाए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाया जाए। और इसका जो एक नया संविधान है, कितनी कमेटी में कितने लोग रहेंगे, क्या कौन कौन इलेक्शन में शामिल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया कि चुनाव करवाए जाएं। तीसरा इनका था कि भाई AIFF क्या करे कि जो CO को तो हटा दिया, तो जब चुनाव हो तो जो उसका प्रेसिडेंट हो तो AIFF के पास में पूरा संचालन कौन करे, पूर्ण संचालन किसके पास हो, AIFF के पास में हो, AIFF के पास। ठीक है, तो ये आप कहें बहुत बड़ी तो इन्होंने डिमांड नहीं की थी। हालांकि COA को भंग करने की बात की है, COA को इन्होंने हटाने की बात की, तो COA आया क्यों, ये भी तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई COA कैसे आ गया बीच में, और चुनाव क्यों नहीं हुए, संचालन के AIFF के पास। जब भाई चुनाव हो जाएंगे, प्रेसिडेंट मिल जाएगा, तो संचालन अपने आप उनके पास आ जाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। कहाँ चलिए आप, 2009 में चलिए। कहाँ चलिए, 2009 में। ठीक है, इतना तो इन्होंने मांगे रखी, तीन मांगे इनकी हुई। तो अब हम हिस्ट्री में जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि भाई 2009 में किसमें, दिसंबर में AIFF के जो प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनता है, प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो बनते हैं प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी बनते हैं। चलिए, चूंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ऑन बेसिस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि भाई एक व्यक्ति कितने दिन के लिए, एक व्यक्ति 4 साल के लिए रह सकता है, मैक्सिमम 4 साल के लिए एक व्यक्ति रह सकता है। और उसके टर्म की बात करें तो वो मैक्सिमम 3 टर्म रह सकता है। मतलब अगर एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने दिन रह सकता है, अगर बात की जाए तो 4 3 कितना 12 होगी ना, हाँ 12 वर्षों तक किसी चीज़ का प्रेसिडेंट बना रह सकता है। इतनी रियायत दी गई थी। हमारे स्पोर्ट्स जो कोड है उसमें भी ये बोला गया कि भाई एक व्यक्ति जो है वो 4 साल तक जो है रह सकता है, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। अगर मान लीजिए उसी को फिर चुन लिया जाता है तब भी दूसरे टर्म में रहेगा, फिर तीसरी बार इलेक्शन होंगे, फिर उसी को चुन लिया गया, फिर तीसरी बार भी रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वो चौथी बार फिर चुन लिया जाए तो चौथी बार भी रहेगा। वो कितनी बार रह सकता है, केवल 3 ही बार रह सकता है। तो प्रफुल्ल पटेल जी ने 2009 में क्या किया, कमान संभाली अध्यक्ष पद की, ठीक है। और वो क्या करने आगे भाई कि चलिए ठीक है हम क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष बन गए, किसके, AIFF के। AIFF के कौन क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन ये क्या हुआ कि भाई उस पर लगा के फेविक्विक चिपक गए कुर्सी पे, वहाँ से हटने का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इनका जो टर्म खत्म हो रहा था वो 2020 दिसंबर 2020 में ख़त्म हो रहा था। ठीक है, इसमें इनके क्या हो रहे थे, कंप्लीट हो रहे थे 12 साल। ठीक है, इनके जो टेन्योर था वो क्या हो रहा था, वो दिसंबर 2020 में कंप्लीट हो रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। कुछ कारण यही बताया कि भाई पेंडेमिक आ गया था, इस वजह से जो है ऐसा हुआ। लेकिन उसमें जो ये 4 साल पे इलेक्शन होने थे तो एक इलेक्शन में तो ये बन गए, बाकी 2 इलेक्शन उन्होंने करवाए ही नहीं। ठीक है, 2 इलेक्शन तो हुए ही नहीं। यानी AIFF में आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है कि भाई 2 इलेक्शन ही नहीं हुए और ये प्रेसिडेंट बने रहे। कौन, प्रफुल्ल पटेल जी। अच्छा, 2020 के करीब में जब ये मामला भी फिर से ये प्रेसिडेंट बने रहे तो ये मामला पहुंचता है किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। चलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो जब ये मामला शिकायत पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में तो आप सोच सकते हैं ना कि 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों में लगी हुई है कि नहीं भाई अच्छा संविधान बने, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट हो और अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि जब हमारे पे बैन लगा या हमारे पे जो सस्पेंशन लगा उससे हमारा अधिकार भी छीन लिया गया। ठीक है, सरकार तैयारियां कर चुकी थी
कि भाई उसके टिकट भी लाइव हो चुके थे। तो आज समझ सकते हैं कि भाई तैयारियां हो चुकी, सब कुछ हो चुका था और बीच में ये आ गया कि नहीं हम आपका प्रतिबंध लग गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसका बहुत पहले ही संज्ञान ले लिया था और कहा था कि नहीं भाई, उन्होंने जब देखा कि प्रफुल्ल पटेल जी तो भाई नहीं हट रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ में डेट लिखी हुई है 18 मई 22 को, 18 मई 22 को जबरन प्रफुल्ल पटेल जी को क्या किया, उनके पद से हटाया। किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ही कोई भी कुछ भी किसी को हटा दे, वो एक संविधान की रक्षक है और संविधान के तहत ही वो अपने डिसीजन देती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ऑन बेसिस ऑफ नेशनल स्पोर्ट कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एक स्पोर्ट कोड ऑफ इंडिया बना था, ये बना था 2011 में, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट कोड ऑफ इंडिया, NSCI, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, 2011 में बनाया गया था, ठीक है। इसको यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, इसलिए लेके आई थी कि भाई हमारी जो कंडीशन थी खेलों में लेकर के बड़ा ही लचीलापन ही चला आ रहा था, ठीक है। कोई किसी का भी अध्यक्ष बन जा रहा है, कोई किसी का भी, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए कि ऐसा नहीं कि कोई नेता कहीं बन जाए। प्रफुल्ल पटेल जी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो क्या है नेता ही हैं, तो भाई कोई नेता नगरी वाला आदमी है वो अपनी कुर्सी बैठ जाए और उसको कुछ नहीं होता है फुटबॉल के बारे में। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए ये बना था, नेशनल स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया बना था। तो इसी बेस का, इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, प्रफुल्ल पटेल जी को जबरन जो है निष्कासित किया। और अब चूंकि प्रफुल्ल पटेल जी चले गए तो उसको संभालेगा कौन, भाई सहने की बात है कि प्रफुल्ल पटेल जी को निकाल दिया, अध्यक्ष को निकाल दिया गया, तो अब उसको संभालेगा कौन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि COA गठित कर दी। क्या गठित कर दी, COA गठित कर दी, यहाँ में लिखा हुआ है देखिए, COA को गठित किया। अब बात करें COA जब इन्होंने गठित किया तो उसमें 3 मेंबर रखे गए। कौन कौन 3 मेंबर थे, उसमें RS दवे थे, SY कुरैशी थे और भास्कर गांगुली थे। RS दवे जो थे वो उसके मेन थे, तीनों के हेड थे, तीनों लोगों में जो मुख्य थे वो RS दवे जी थे, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बात करूँ SY कुरैशी की, तो ये क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है, किसके, चुनाव आयुक्त कह के SY कुरैशी जो है, ये काफ़ी आपके और भी पढ़ेंगे तो ये किसी और जो COA में कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में किसी 1-2 में और भी हैं, ठीक है। भास्कर गांगुली जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं हॉकी खेल के, फुटबॉल के, भास्कर गांगुली। तो ये तीनों लोग क्या थे, इस कमेटी में रखे गए कि भाई आप जाइए, और इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया कि जाइए वहाँ संविधान बनाइए। क्या बनाइए, संविधान बनाइए, एक खेल का जो संविधान बनता है वहाँ पर आप चुनाव कराइए, ठीक है, वहाँ पे क्या कराइए, आप चुनाव कराइए। और हमारा जो अंडर-17 वर्ल्ड कप आने वाला है उससे पहले पहले ये सारा काम खत्म करवा करके जो है फीफा से लाइजनिंग करके, बातचीत करके आप क्या करिए कि भाई अंडर-17 का वर्ल्ड कप हमारे यहाँ ही होना चाहिए, ऐसा आप सुनिश्चित करिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो है ये हाथ से निकल जाए या हमें इससे बेदखल कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि भाई 18 मई को तो प्रफुल्ल पटेल जी निकल गए, अब 29 मई को नवनिर्वाचित निकाय होना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो हमने कहा नहीं कि वहाँ पर एक सिस्टम बनना चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि भाई 21 जून को फीफा AFC के साथ में COA की पहली बैठक होती है, ठीक है। अब AIFF क्या करेगा, AIFF को कौन हेड कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो AIFF को हेड कर रहा है COA, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो तो निकल गए। तो COA की जो मीटिंग हुई वो किसके साथ हुई, फीफा के साथ में हुई और AFC के साथ में हुई। कहा जाता है कि बड़ी सफल मीटिंग रही और बातचीत दोनों पक्षों में सकारात्मक ही रही। अब आगे बात कर लें तो 21 जून तक का सफ़र खत्म होता है, बात आती है 23 जून की। तो 23 जून की जब बात आती है तो उसमें यह होता है कि 31 जुलाई संविधान मंजूरी है, और मतलब ये जो 23 जून की बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक बात आती है कि भाई संविधान को मंजूरी दी जाती है कि वहाँ का जो संविधान है सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या बोला जाता है कि भाई हाँ वहाँ का जो संविधान है वो बनाया जाए, और 15 सितंबर से पहले पहले चुनाव कराकर वहाँ का कोई प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। ये बात होती है किसके तहत, फीफा उनको कहता है कि भाई ऐसा करो कि 31 जुलाई से आप जो है संविधान को जो मंजूरी देनी थी दे दी, अब 15 सितंबर से पहले पहले आप चुनाव करवा लीजिए, वहाँ पर आपका प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब 13 जुलाई को 31 जुलाई को क्या हुआ था, संविधान को मंजूरी मिली थी कि भाई हाँ आपका संविधान बनना चाहिए, ठीक है, किसका, AIFF का संविधान बनना चाहिए। चलिए बात करें 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई को क्या होता है कि भाई अंतिम मसौदा फीफा को भेजा गया,
जो हमने संविधान बनाया, संविधान का मतलब जो तो हमने एक वहाँ का निकाय का बनाया कि भाई कौन कौन कितने खिलाड़ी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो हमने जो COA ने जो एक तरीके से बनाया था, COA ने ही बनाया इसको। COA में 3 टीमें थी, एक पूर्व जज है, एक पूर्व चुनाव आयुक्त हैं और एक खिलाड़ी है। तो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई 36-36 की टीमें रहेंगी, 36 और 36, ठीक है। इसमें क्या हो गए कि 50% हम क्या लेंगे, प्लेयर्स को लेंगे इसमें, ठीक है। और 36 क्या रहेंगे, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे, स्टेट के जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे उनको लिया जाएगा। तो स्टेट वाले हो गए ये, चलिए, यानी स्टेट से 36 लोग लेंगे और 36 इसमें से लेंगे। इन्होंने बताया कि इस 36 में जो है 24 लोगों को तो हम क्या करेंगे, मेल लेंगे और 12 लोग क्या लेंगे, फीमेल लेंगे, जो कि कम से कम एक इंटरनेशनल मैच खेल चुके हों, जो प्लेयर्स हों कम से कम एक इंटरनेशनल मैच खेले हों और 2 साल पहले उन्होंने क्या किया हो, रिटायरमेंट ली हो। ऐसा नहीं कल रिटायरमेंट हुए और आज ही उसमें चुनाव में वो उस संविधान के तहत जो AIFF में क्या करें, चुनाव देने चले जा रहे हैं या A5F के मेंबर बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये मसौदा तैयार किया, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। 36 जो थे वो स्टेट वाले थे और 50-50% का रेशियो बनाया गया, 50% खिलाड़ी रहेंगे और 50% एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर में स्टेट किसको भेजता है, चाहे तो खिलाड़ियों को भेज दे, हो सकता है किसी नेता नगरी को भेज दे, ठीक है। तो ये बात आई सामने। तो चलिए, तो भैया यहाँ पर ये ड्राफ्ट बन के क्या हुआ, तैयार हुआ और ये ड्राफ्ट पे काम होना था और इसको बनने के बाद में इसी में इलेक्शन होते और इलेक्शन होने के बाद में एक प्रेसिडेंट मिल जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन अभी होता क्या है कि ये ड्राफ्ट पहुंचता है किसके पास में, 2 लोगों के पास में। COA ने बनाया है, COA किसके भी यहाँ पे बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पे। तो ये ड्राफ्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाता है और ये ड्राफ्ट जाता है किसके पास में, फीफा के पास में, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी वही है। तो जब इसको ले आया जाता है कब, भाई 16 जुलाई को क्या कहा जाता है कि मसौदा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के लिए भेजा गया। किसके पास भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और 21 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ जल्दी से जल्दी जो है आप चुनाव करवाइए। और 26 जुलाई की बात करें तो फीफा ने AIFF मसौदे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, फीफा ने, अब देखिए उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं वो आपके तरीके से सही हो सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो संविधान है फीफा का और AFC का, ये ऐसे नहीं काम करता है। इसमें आप किसी को इंटरनेशनल खिलाड़ी को उठा करके आप उसको ला करके जो है इस गवर्निंग बॉडी में डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। जो आप 50% की बात कर रहे हैं, ये जो 50% की बात हो रही थी ना, 50% प्लेयर और 50% ये, आपने कहा कि ये जो प्लेयर वाली बात है इसको 25% कर दीजिए। इसको क्या कर लीजिए आप, 25% तक ही प्लेयर आप लेके आ सकते हैं। रही बात आप बाकी प्लेयर भी लेके आना चाहते हैं तो आप उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए लेकर के आइए, यानी स्टेट के जरिए आप लेके आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि 50% यहीं से उठा लिया कहीं से भी। यदि ये चीज़ें किसको, फीफा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है। लेकिन हमने अपने तरीके से जितना भी बेस्ट हो सकता था, COA ने जो तीनों जो आप कमेटी थी, जो तीनों लोग थे उसमें भाई काफ़ी बड़े बड़े पदों के लोग हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से बेस्ट दे करके ये फॉर्मूला निकाला था। हालांकि हमने क्या किया, नहीं, हम इसी फॉर्मूले पे हम काम कर रहे थे। और इस पर किसको आपत्ति थी भाई, फीफा को आपत्ति। देखिए यहीं से मामला थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुआ। फीफा की नाराज़गी यहीं से शुरू होती है कि फीफा को ये ड्राफ्ट ही नहीं पसंद आया। उसने कहा नहीं 25% पर ही बात बनाइए। चलिए, अब बात आती है क्या, 5 अगस्त की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समय सीमा की मंजूरी दी कि भाई एक काम करो, 13 अगस्त से शुरू करना है और 28 अगस्त तक, 13 अगस्त से शुरू करिए, 28 अगस्त तक ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म करिए चुनाव वाली। समय सीमा की एक मंजूरी निकाल दी। 13 अगस्त की बात हो रही है। अभी हम बेस्ट, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो है मामला, सॉरी ये बात मैं कह रहा हूँ ना, कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 अगस्त का है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय की गई 13 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में। कब, 5 अगस्त को। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 13 से आप तैयारी शुरू करो और 28 अगस्त तक का। लेकिन फीफा ने हमें टाइम कब तक का दिया है, फीफा ने हमें टाइम दिया था 15 सितंबर तक का, 15 सितंबर तक का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई 28 अगस्त तक मुझे ये सब कुछ ख़त्म करके आप बता दीजिए। चलिए, अब बात आती है 6 अगस्त की। फीफा ने तीसरे पक्ष प्रभाव का जिक्र किया। अब यहाँ पर फीफा को आपत्ति होना शुरू हो गई कि पहली चीज़ तो इनको ये मसौदा समझ में नहीं आया,
बाद में उनको ये लगा कि भाई ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे, फीफा को लगा हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसने अपनी नाराज़गी जताते हुए ये भी कहा कि AIFF में क्या है कि तीसरा पक्ष भी आ गया है और वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। तो AIFF ने क्या कहा कि भैया COA जो है, वहाँ का जो COA है, ठीक है, उसके प्रभाव को उसने क्या किया कि भाई आपत्ति जताने लगा वो, ठीक है। ये कब होता है? 6 अगस्त को। हालांकि COA जो है फीफा से फिर बातचीत करता है। 7 अगस्त को COA ने फीफा को आश्वासन दिया। फिर COA क्या बोलता है कि भैया देखिए ऐसा है, हम यहाँ परमानेंट तो रहने आए नहीं हैं, हम आए हैं एक संविधान बनाने, चुनाव करवाने और उसको मामले को सुलझाने की, ताकि हमारा अंडर 17 वर्ल्ड कप हो जाए। और ये बात फीफा को समझाता है, फीफा समझ भी जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर COA फिर जाता है, आश्वासन देता है और समझाता है। अच्छा चलिए, फीफा और COA की फिर से दोस्ती हो जाती है, बात फिर से रेल पे पटरी पे उतर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो 7 अगस्त तक तो हो गया, ठीक है, कि 7 अगस्त को भाई COA और फीफा को आश्वासन दे देता है। 11 अगस्त को है कि राज्य संघों को चेतावनी दी जाती है। अब राज्य संघों की चेतावनी दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है कि जो राज्य संघ है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको चेतावनी क्यों मिलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा क्या था, जो स्टेट फेडरेशंस हैं उनको चेतावनी किसके द्वारा मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा क्या था कि भाई 11 अगस्त की डेट इंपॉर्टेंट किस लिए मानी जाती है भाई? ये देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, एडम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इतना ही, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको क्या कहता है कि भाई उनको एक फटकार लगाता है सुप्रीम कोर्ट। फटकार क्यों लगाता है? कि जो यहाँ प्रफुल्ल पटेल जी मैंने शुरू में जिक्र किया था, ठीक है, वो क्या थे? एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे फीफा में भी। 2 पद उनके हो गए, किसके हो गए कि भाई एक तो वो थे कि अध्यक्ष थे इसके, एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे फीफा के। यहाँ पर ये तो निकाल दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इन्होंने अपनी दखलंदाजी कम नहीं की। ये क्या हुआ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते रहे और COA के काम में दखल देते रहे। समझ में आ रही बात? ये यहाँ साहब निकले, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी दखलंदाजी को बंद नहीं किया इन्होंने, और ये मिलते रहे वहाँ के लोगों से, जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लोग थे उनसे मिलते रहे, संघ के लोगों से मिलते रहे, अपनी बातें या किसी तरीके से COA के काम में दखल देते रहे। तब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को ये आकर के बोलना पड़ा स्टेट वालों को कि ऐसा है भैया कि आप हमारे साथ तो कुछ और बर्ताव कर रहे हैं और उधर सामने से उस बंदे से मिल रहे हैं जिसको हमने निष्कासित किया था। हालांकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सांकेतिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ऐसा है, ये सब काम नहीं चलेगा, कि आप किसी और की दखलंदाजी अब नहीं चलेगी। ये बात कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल जी को खराब लगी होगी, या हो सकता है कुछ भी इसमें अभी कुछ परिणाम पे पहुंचने लायक चीज़ें नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया क्या कहा कि हमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं पसंद है, ठीक है। अब बात आती है क्या? 13 अगस्त की, ठीक है। 13 अगस्त को क्या होता है कि 36 प्रतिष्ठित खिलाड़ी जो है इसमें शामिल होते हैं। यानी कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया था वो 13 अगस्त को, उसमें क्या कर लेते हैं हम, अपने 36 खिलाड़ियों को, जो हमने 50% का जो ड्राफ्ट बनाया था ना, 50% का ये, 50% का ये, यानी 50% जो प्लेयर का ड्राफ्ट था, तो उसमें प्लेयर्स को हम कर लेते हैं, जिसमें बाईचुंग भूटिया, ठीक है, हमें यहाँ नाम लिखा हुआ है बाईचुंग भूटिया और IM विजयन, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया और IM विजयन, ठीक है। ये जो दोनों लोग थे, ये इनके समेत, ठीक है। तो 50-50% का हमने क्या किया था, तो 50% हमने किसका, इसका रखा, और 50% हमने इनका रखा, ठीक है, जिसमें 2 हमारे खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया और IM विजयन भी शामिल हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो ये हमारे 36 खिलाड़ियों को हमने अपने ही ड्राफ्ट पे काम किया, मसौदे पे काम किया। अब 16 अगस्त को क्या होता है, 16 अगस्त को फीफा हमें बैन कर देती है। 15 अगस्त का लेटर आता है, 16 अगस्त को हमें बैन कर देती है, ठीक है। चलिए, अब ये हमें, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा झटका हमें लगता है। 16 अगस्त ये डेट थी हमारे लिए
जब हमें क्या कर देता है, बैन, सॉरी बैन नहीं, सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड, ठीक है, ये सस्पेंशन जो है, ठीक है, सस्पेंड लेता हूँ, 16 अगस्त को हम सस्पेंड किए जाते हैं, ठीक है। अब 16 अगस्त को सस्पेंड किए जाने के बाद में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नहीं, ये सस्पेंशन जो था वो प्रफुल्ल पटेल जी की वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इनको निष्कासित किया गया था, बीच में कुछ इंटरफेयर फिर से कर रहे थे, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई। 16 अगस्त के बाद में 17 अगस्त को इमीडिएट इफेक्ट से क्या हुआ था कि भाई एक काम ये हुआ था, जो पॉजिटिव वहाँ पर काम किया गया कि सीओए ने कहा कि ऐसा है, 17 अगस्त के करीब में सीओए ने कहा कि ऐसा है भैया, हम आपकी जो है जो शर्तें हैं उस पर चुनाव करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी आप कह रहे थे 25% खिलाड़ी लेके आओ, हम 25% खिलाड़ी लेके आएंगे, ठीक है। तो सीओए ने कहा कि भाई हम फीफा की शर्तों पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैन हटा लिया जाए क्योंकि इससे देश की छवि धूमिल होती है, ठीक है। लेकिन अभी तक फीफा ने कोई इस पर अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन यह है कि हाँ, इसकी बातचीत सीओए ने जो है अपनी बातचीत का जो जितना भी अपने बातचीत का जो भी रहता है चीज़ें, वो फीडबैक किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सीओए ने ये बताया था। उधर बीच जब ये बैन लगता है तो होता क्या है कि भाई केंद्र सरकार एक्टिव होती है और वो क्या करती है, जो सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में जानते होंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से। तो सॉलिसिटर जनरल हमारे कौन है इस समय, तुषार मेहता जी हैं। तुषार मेहता जी जा करके कहते हैं कि इसकी जो है अर्जेंट में सुनवाई की जाए। भाई 16 को बैन लगाया गया, तो 17 को हमने गए और हमने कहा इसकी अर्जेंट में सुनवाई कर दी जाए और इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश पास किए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देती है 22 तारीख की डेट देती है कि 22 तारीख को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश देती है कि आप इसमें कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लीजिए, कुछ आप अपने तरीके से इस चीज़ों को डील करिए, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ये आदेश दिया जाता है कि भाई आप इसको डील करिए और किसी भी हाल में करके ये बैन को हटवाइए, बैन को हटवाइए और अंडर 17 वर्ल्ड कप यहीं पर कंडक्ट करवाइए। भाई सुप्रीम कोर्ट का एक सकारात्मक रवैया इस पर था, ठीक है। अब होता क्या है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसके बाद में हरकत में आती है। जैसे क्या जानते हैं इस समय हमारे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, आपके हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, काफ़ी एक्टिव हैं। जैसे कहा जाए तो इन मामलों में जो खेल के मामले हैं, ठीक है, तो वो उनको 2 कार्यभार दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरण रिजिजू के बाद में सरकार, इनकी वर्तमान सरकार ने अनुराग ठाकुर जी पर ही भरोसा जताया, इनको खेल मंत्रालय दिया गया था। अच्छा, तो ये जब सरकार इस पर क्या होती है, एक्टिव होती है। 22 अगस्त को जब पुनः सुनवाई होती है तो सरकार क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो इसने ये सीओए बनाया था, इस सीओए को क्या कर देती है, भंग कर देती है, यानी हटा देती है, भंग कर देती है, ठीक है। और ये बात होती है कि भाई ठीक है, अब आपके जो है 25% ही खिलाड़ी उसमें ले आएंगे और टोटल जो टीम बनती है वो 23 की बनती है। 23 लोगों की टीम संगठित कर, मतलब 23 लोगों की टीम का गठन किया जाएगा और उसमें से 6 खिलाड़ी लिए जाएंगे, 6 खिलाड़ी लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बेस पर 6 खिलाड़ी लिए जाएंगे। तो इस बेस पर यहाँ पर क्या होते हैं, चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है, कि भाई अब हम इस बेस पे चुनाव करवाएंगे। तो 22 अगस्त को ये चीज़ें होती हैं, सरकार का इसमें सकारात्मक रवैया रहता है। जो सॉलिसिटर तुषार मेहता जी हैं वो भी बताते हैं कि हमारी जो सरकार की है बातचीत चल रही है और फीफा से रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या होता है, चूँकि डिसीजन इतनी जल्दी नहीं हो पाते तो गोकुलम केरला जो टीम है वो हमारी तो खेल पाती भी नहीं है, ठीक है, वो वापस चली आती है। लेकिन कल हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि नहीं भैया, हमारे से लेफ्ट बैन को जो है हटा दिया गया है, जो काफ़ी चिंता का विषय था। तो बैन लगने के साथ साथ जो हमारा अंडर 17 का जो मेज़बानी थी होगी, इस बार अंडर 17 इंडिया में ही हो रहा है, आपको पता है, जैसा मैंने बता दिया है आपको। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में हो रहा है, गोवा और मुंबई में खेला जाएगा। तो ये जो था, हमें मेज़बानी वापस अपने देश में मिल जाती है, ठीक है। तो और हमारी टीमें भी अब उसमें खेल सकेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इसी का जैसा हाल है, नहीं। अब मैं बात करूं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है, आईओसी ने भी आईओए को भी ये बोला है, लिखित में वार्निंग दी है। इंडियन इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी जो है क्या किया हुआ है, ये वार्निंग दी है कि भाई आपके यहाँ भी चुनाव नहीं हुए, दिसंबर में चुनाव होने थे, अभी तक आपने चुनाव कराए नहीं। हालांकि उसमें जस्टिफिकेशन भी दिया गया है, लेकिन
इंटरनेशनल कोई भी बॉडी जस्टिफिकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, वो अपने रूल पे काम करती है और अगर रूल फॉलो नहीं होते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, जैसा हम देख चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सेम वही है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करा जाए तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी हॉकी इंडिया को बोला है कि भैया ऐसा है कि आपके यहाँ जो आप नेशनल स्पोर्ट्स कोड आपने बनाया हुआ है वो कोड फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा रिमार्क्स जो है दिया गया है किसके तहत, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और वो भी कह रहे हैं कि भैया अगर आपने नहीं किया टाइम रहते आपने नहीं संभले तो हम आपको भी प्रतिबंध लगा देंगे। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, गवर्निंग बॉडी क्या करेगी, हमें माफ़ करने वाली नहीं है इस मुद्दे पर। और यहाँ पर जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो खिलाड़ी इसमें इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से मेडल लेके आते हैं, ठीक है, वो उनका कैरियर दांव पे होता है। बहुत कुछ अपना साल भर की 2 साल की मेहनत लगा करके वहाँ पहुँचते हैं और आखिर में क्या होता है, नेताओं के चक्कर में या किसी ऐसी पॉलिसी के चक्कर में, ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, यहाँ पर हम इलेक्शन नहीं करवाया हमने या हमने ये नहीं किया, तो वो चीज़ें क्या होता है, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा भूमिका निभाई कि हमने 22 अगस्त को जो है ये 16 अगस्त को ये चीज़ें हुई। ठीक है, और 26-27 अगस्त के करीब में हमने इसको गेन कर लिया, मतलब फिर से हम अपनी छवि को सुधारा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक लेसन है। देखिए, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है लाइफ में। मानता हूँ कि ये चीज़ें गलत हुई, लेकिन हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और हमें अपने खेलों को और सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आखिर ये मसला पूरा था क्या कि क्यों भाई साहब वो चिपके पड़े हुए थे कुर्सी से, क्यों नहीं हट रहे थे। जैसा आपको पता होगा 2010 में, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूँ कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हमारे यहाँ हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हमारे यहाँ हुआ था और इसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। घोटाला कैसे हुआ था, सुरेश कलमाड़ी जी जो थे वो अध्यक्ष, इसके जो परचेजिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और उसमें क्या हुआ था कि जो 60 रुपये की चीज़ थी, टिश्यू पेपर था, वो 6,000 खरीदा गया था, 100 गुना ज़्यादा दाम पर। इसमें बाकी सामान सब ऐसे थे, ऐसे ही खरीदे गए थे सारे सामान। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा था तो नेताओं को क्या लगा, नेताओं को लगा, चाहे बड़े लोगों को लगा जो अपना स्वार्थ देखते हैं। देखिए, नेताओं में भी बड़े ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने देश को बनाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन कुछ जहाँ केवल लोग अपना स्वार्थ देखते हैं वहाँ पर इन खिलाड़ियों का या हमारे खिलाड़ियों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास कॉमनवेल्थ तो आया, 2010 में हम 101 मेडल भी लेकर के आए, लेकिन हुआ क्या कि 2011 में हमने वो बदनामी भी ली कि कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। क्या हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कॉमनवेल्थ घोटाला। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम किसी चीज़ को होस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई चीज़ हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम उन चीज़ों में अवसर तलाश रहे हैं। ठीक है, अवसर तलाश रहे हैं कि नहीं भी कहाँ से एक बड़ा सी रकम आए और उसमें हमारा भी हाथ लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिर क्या दिक्कत, इसमें क्या परेशानी थी। फिर भी आपने एक मोटा मोटा जानकारी आपको मिल ही गई होगी कि क्या हुआ इन खेलों के पीछे, कैसे बैन हुआ, कैसे फिर से रिवाइव हुआ, और ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हमारे यहाँ मैच होने वाला है तो फुटबॉल का आनंद लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।